मूवी की कहानी 12 मार्च सन 1993 से शुरू होती है, जहां पे हमें अक्षय कुमार के माँ बाप को दिखाया जाता है, जो कि उसके घर आने की खुशी में फूले नहीं समा रहे होते। पर तभी मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होने के चलते उनका देहांत हो जाता है। और ये वो दिन होता है जब मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पे एक साथ ब्लास्ट हुआ होता है। और इन ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए मटेरियल का नाम सुन के पूरा देश हिल जाता है, क्योंकि ये पहली दफा होता है जब देश में आरडीएक्स का इस्तेमाल करके बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था। और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ जाती है और कई ऑफिसर्स दिन रात काम करके उन क्रिमिनल्स को ढूंढने में लग जाते हैं। जहां पे इंस्पेक्टर कबीर सरोफ महज 48 घंटे में कई सारे सस्पेक्ट्स को पकड़ के इस केस को सॉल्व कर देते हैं। पर तभी हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पता चलता है कि सरहद उस पार से भारत में कुल 1000 किलोग्राम आरडीएक्स लाया गया था, पर उसमें से अब तक सिर्फ 400 किलोग्राम आरडीएक्स का ही इस्तेमाल हुआ है और बाकी के 600 किलोग्राम आरडीएक्स यहीं कहीं इंडिया में दफन है। और फिर हमें दूसरे सीन में सरहद उस पार उमार हफीज को दिखाया जाता है, जो कि मुंबई में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड होता है। और उससे मिलने बिलाल अहमद आया होता है। बिलाल अहमद वही शख्स होता है जिसे यह पता होता है कि इंडिया में बाकी के 600 किलोग्राम आरडीएक्स कहाँ दफन है। और इसके बाद से ही उमार और बिलाल दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर सन 1999 में आईएसआई की मदद से उमार लश्कर नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है और बदले में आईएसआई ने उमार के आदमियों को करगिल युद्ध में इस्तेमाल करा होता है। पर जंग के दौरान उमार हफीज का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा जाता है। अपने बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर उमार के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं और निश्चय करते हैं कि वो अब दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। और फिर हमें दूसरे सीन में मार्च 2007 की कहानी दिखाई जाती है, जहां पे बिलाल लश्कर के बेटे और उनके कुछ आदमियों को ये बोलते दिखाया जाता है कि एक हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, जिस वजह से तुम सबका 2 दिन के लिए वीज़ा बनवा दिया गया है, पर तुम सब वापस लौटकर कभी नहीं आओगे। वहाँ मेरा एक आदमी है कादर उस्मानी, वो तुम सबका अलग अलग शहर में रहने का और काम करने का इंतजाम कर देगा, जहां तुम सबका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज होगा। और दूसरी तरफ उमार का सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर उसके साथ ही इंडिया आ रहा होता है। कुछ समय बाद एटीएस के ऑफिसर कबीर सरोफ को उमार के बड़े बेटे रियाज का पता लग जाता है, जो कि जैसलमेर में अपने कुछ स्लीपर सेल के आदमियों के साथ अपना नाम बदल कर रह रहा होता है। जिसके बाद से कबीर ये बात महाराष्ट्र के सीएम को बताता है और उनसे एक्शन लेने की परमिशन मांगता है। और यहीं पे हमारे चहेते स्टार सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री होती है। और बात करें सूर्यवंशी कैरेक्टर की, ये एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक ऑफिसर हैं जिन्हें नाम भूलने की बीमारी होती है। और तभी हमें दूसरे सीन में इंस्पेक्टर तारा को दिखाया जाता है, जो कि जैसलमेर की उस होटल में होती हैं जहाँ पे उमार का बेटा कई सालों से अपना नाम बदल कर रह रहा होता है। और वह वहाँ इसलिए जाती है ताकि वह कंफर्म कर सके कि ये उमार का बेटा रियाज ही है। पर तभी रियाज को तारा पे शक हो जाता है और जैसे ही तारा सूर्यवंशी से रियाज की आइडेंटिटी कंफर्म करती है, तब तक रियाज उन पर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। और इसके बाद हमें सूर्यवंशी और रियाज में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है और अंत में सूर्यवंशी रियाज को पकड़ने में सफल हो जाता है। और उसके बाद से हमें किसी बेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सूर्यवंशी रियाज से यह बता रहा होता है कि 2007 में इंडिया पाकिस्तान के मोहाली मैच से पहले तुम और तुम्हारे 40 स्लीपर सेल के आदमी इंडिया आए थे और तुम सब इधर ही कहीं इंडिया में नाम बदल कर रह रहे हो। और ये खबर सरहद उस पार बैठे उमार को पता लग जाता है कि उसका बेटा रियाज एटीएस के कब्जे में है। जिसके बाद से वह अपने राइट हैंड बिलाल को इंडिया जाने को बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब वह समय आ गया है जब वह बाकी के 600 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाए। और बिलाल ही वह शख्स है जिसे इसके बारे में पता होता है। और इधर हमें एटीएस के चीफ कबीर को सूर्यवंशी से यह बोलते दिखाया जाता है कि आज भी 600 किलोग्राम आरडीएक्स यहीं कहीं मुंबई में दफन है। और फिर हमें दूसरे स्लीपर सेल मुख्तार को दिखाया जाता है, जो कि अपना वेशभूषा बदलकर गाड़ी ठीक करने का बिजनेस करता है और शाम में नमाज पढ़ता है। और ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू वो अपने लोगों से बातचीत करता है, जहां उसे यह पता चलता है कि बिलाल मालदीव से गोवा आ रहा है। और इधर हमें सूर्यवंशी के घर पे बर्थडे पार्टी दिखाया जाता है, जहां पे उसके बेटे आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। पर अब उसके और रिया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता, जिसके बाद से हमें फ्लैशबैक में एक कहानी दिखाई जाती है कि आखिर इस सब का मैटर क्या है। जहां 9 साल पहले सूर्यवंशी घायल हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है और रिया ही वह डॉक्टर होती है जिसने इसका इलाज किया होता है। जिसके बाद से दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। और तभी एक दिन सूर्यवंशी अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने आया होता है और तभी उसे विवान से यह खबर मिलती है कि याकूब नाम के आदमी का पता लग गया है,
जो कि इस समय सेंट्रल मॉल में ही है, जिस पर सूर्यवंशी खुद अपने फैमिली के साथ सेंट्रल मॉल पहुंच जाता है, क्योंकि विवान और उसके टीम को पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता। और तभी सूर्यवंशी को याकूब और उसके आदमी सेंट्रल मॉल के पार्किंग लॉट में ही मिल जाते हैं, जिसके बाद से दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। पर अंत में सूर्यवंशी उन आदमियों को मार देता है। पर जब वह पीछे मुड़कर देखता तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उस गोलाबारी में एक गोली उसके बेटे आर्यन को जा लगी होती है, जिसके बाद से वह सब मिलकर आर्यन को हॉस्पिटल की तरफ लेकर दौड़ते हैं, जिस वजह से उसकी जान बचा ली जाती है। पर अब रिया को सूर्यवंशी के साथ नहीं रहना होता है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। इस वजह से वह फैसला लेती है कि वह आर्यन के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी हमेशा के लिए, जिस पर सूर्यवंशी भी रेडी हो जाता है। और तभी हमें दूसरे सीन में यह दिखाया जाता है कि आईबी की तरफ से एटीएस हेडक्वार्टर में एक आदमी भेजा जाता है, जो कि उन्हें इस समय चल रहे हालात की जानकारी दे सके। और वह शख्स इन्हें यह बताता है कि रियाज के अरेस्ट के 3 दिन बाद ही मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है हमारे देश के लिए। और इस मीटिंग के दौरान हमें उस्मानी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि यही मुंबई से 50 किलोमीटर दूर पड़गांव में रहता है, और इसे भी सेम ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रही होती है, जो कि उमार को देती है। जिसके बाद से उस्मानी को एटीएस हेडक्वार्टर्स में आने को बोला जाता है, जहां पे सूर्यवंशी उस्मानी से यह बोलता है कि जिस दिन मुझे तुम्हारे बारे में एविडेंस मिल गया, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठाने आऊँगा। और उसी दिन रात में मुख्तार उस्मानी से मिलने उसके घर पहुँचता है और बोलता है कि आपका पुराना दोस्त बिलाल इंडिया आ रहा है। जिसके बाद से उस्मानी अपने राइट हैंड रफ़ीक को एक आदमी को हायर करने को बोलता है, जो कि बिलाल को सीधा मालदीव से उठाकर उसके वहां ले आए, और बदले में उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बिलाल इंडिया पहुंचते ही अपने आदमियों के साथ सीधा उस जगह पहुंचता है जहां पे बाकी के आरडीएक्स दफन होते हैं। जिसके बाद से मुख्तार हथौड़े से उस फर्श को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके नीचे आरडीएक्स को दफन किया गया था। पर हथौड़े से फर्श तोड़ने की आवाज़ ज़्यादा होने के कारण पड़ोस में रह रहा एक आदमी उस घर के अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। पर बिलाल बहाने बनाकर उसे वहाँ से जाने को बोलता है, जिस पर उस आदमी को बिलाल पे शक होता है, पर उसे भी आदमियों का नाम भूलने की बीमारी होती है। और इसके बाद से वह आरडीएक्स वहाँ से निकाल कर कहीं गुप्त ठिकाने पर भेज दी जाती है। और अब उस्मानी बिलाल को मालदीव्स की फ़्लाइट की टिकट देकर उसे वापस जाने को बोलता है, पर बिलाल उससे एक बार मुंबई जाने की परमिशन मांगता है ताकि वह अपनी माँ की दरगाह पर जा सके। पर उस्मानी उसे हालात की गंभीरता को समझाने की कोशिश करता है, पर बिलाल उसे अपनी दोस्ती की कसम दे देता है, जिस पर उस्मानी उसे 1 दिन की मोहलत दे देता है। और फिर हमें अगले सीन में उस्मानी को अपनी माँ की दरगाह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे नईम खान नाम के रिटायर्ड ऑफिसर बिलाल को पहचान लेता है और वह सीधा सूर्यवंशी को कॉल लगा देता है। जिसके बाद से सूर्यवंशी और उसकी पूरी टीम बिलाल को पकड़ने के लिए आती है, पर इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाते वह खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद से उन्हें उस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि उस रात बिलाल को देखा होता है। जिसके बाद से एटीएस की पूरी टीम उस जगह पे जाती है जहां आरडीएक्स दफन होता है, और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट से यह पता भी लग जाता है कि वहां कई सालों से आरडीएक्स दफन था। और तभी सरहद पार उस्मानी को बिलाल की मौत की खबर लग जाती है, जिसके बाद से वह अपने छोटे बेटे रजा को इंडिया भेजता है अपना अधूरा मकसद पूरा करने। रजा के इंडिया पहुंचते ही सबसे पहले रियाज को जेल से बाहर निकालने का प्लान बनता है, जहां पे 2 बाइक सवार जेल के दीवार पे आरडीएक्स लगाकर धमाका कर देते हैं, जिस वजह से रियाज जेल से फरार होने में सफल हो जाता है। और अब रियाज के जेल से बाहर निकलते ही इंडिया में जितने भी स्लीपर सेल मौजूद होते हैं उन सारों को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है और एक जगह इकट्ठा होने को बोला जाता है। जिसके बाद से सब मुख्तार के गैराज पर इकट्ठा होते हैं, और ये वही जगह होता है जहाँ पे बाकी का आरडीएक्स छुपाया गया होता है। जिसके बाद से रियाज और उसके आदमी मिलकर मुंबई के 7 अलग अलग जगहों पर आरडीएक्स का इस्तेमाल करके धमाका करने का प्लान बनाते हैं, जिसमें से एक जगह एटीएस का हेडक्वार्टर्स भी होता है। और इधर हमें यह दिखाया जाता है कि जो बंदा बिलाल अहमद को मालदीव से गोवा लाया होता है उसके बारे में एटीएस को पता चल चुका है, और वो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैंकॉक में है। जिसके बाद से सूर्यवंशी और विवान जॉन को पकड़ने के लिए बैंकॉक जाते हैं और जॉन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद से जॉन उन्हें सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है कि कैसे उस्मानी ने बिलाल को उस तक पहुंचने के लिए अपने आदमियों से मुझे पैसे भिजवाए और फिर मुझे बैंकॉक चले जाने को बोला। और इधर सूर्यवंशी मौके की तलाश में ही था कि कब उसे उस्मानी के खिलाफ कोई सबूत मिले ताकि वह उसे पकड़ सके, और जॉन की गवाही ने उसे वह सबूत दे दिया होता है। जिसके बाद से वह उस्मानी को पकड़ के अपने बेस में ले आता है जहां वो उससे पूछताछ कर सके, पर उस्मानी मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद से वह उस्मानी के बीवी बच्चों को घर से लेकर आने को बोलता है और उन्हें झूठा मारने की एक्टिंग करवाता है ताकि उस्मानी अपनों का दर्द देखकर सब कुछ उगल दे।
और होता भी कुछ ऐसा ही है, जहां उस्मानी की मदद से वह रियाज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रियाज उस्मानी से मिलने वाला होता है। पर अभी रियाज तय किए हुए जगह पे आता उससे पहले ही उस्मानी खुद को बॉम्ब धमाके से उड़ा लेता है। ये खबर सुनने के बाद उस्मानी के बच्चों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उसके अब्बू ने ऐसा कुछ किया होगा, और इसके बाद से वह एटीएस की मदद करने की कोशिश करते हैं, जहां पे वो लोग मुख्तार नाम के एक आदमी को पहचान लेते हैं, जो कि अक्सर उनके अब्बू से मिलने आया करता था। और पूछताछ में ये बात पता चलती है कि ये आदमी गोवा में रहता है, जिसके बाद से सूर्यवंशी वहीं के एक पुलिस इंस्पेक्टर संगाराम यानी कि रणवीर सिंह से हेल्प मांगते हैं मुख्तार को पकड़ने में। और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है मुख्तार और संगाराम में, और फाइनली मुख्तार पकड़ा जाता है, जिसके बाद से मुख्तार उन्हें उन जगहों के बारे में बताता है जहाँ पे उन लोगों ने बॉम्ब प्लांट करा होता है। और छानबीन करने पर उन्हें उन जगहों पे आरडीएक्स मिल भी जाता है, पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो एनएसजी की मदद लेते हैं ताकि वो आरडीएक्स से लोडेड कार को एयरलिफ्ट करवा सकें और शहर से कहीं दूर ले जा सकें। और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि दो पंडित जी मिलकर गणेश जी की मूर्ति को उठा रहे होते हैं, पर वह उनसे उठ नहीं पाती, जिसके बाद से वहीं मौजूद हमारे मुसलमान भाइयों ने उस मूर्ति को उठाने में मदद करते हैं। और यूँ कहें तो ये पूरी मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इधर हमें यह दिखाया जाता है कि मुख्तार को लेकर संग्राम एटीएस हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका है, और तभी वहां रियाज और उसके भाई रजा खुद और अपने 40 स्लीपर सेल्स आदमियों के साथ एटीएस हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं, जहां उनके गिरफ्त में रिया भी होती है, जिसके ऊपर बॉम्ब वायर्ड है। और रिया के बदौलत वो एटीएस के ऑफिसर्स को अपने कब्जे में भी ले लेते हैं। पर तभी वहां अपने बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन की एंट्री होती है, जिसके बाद से हमें एक धमाकेदार फाइट देखने को मिलता है, और बीच बीच में ही हमें रणवीर सिंह की थोड़ी बहुत कॉमेडी भी दिखाई जाती है। और बाद में बाजीराव सिंघम की मदद से रिया पे लगे बॉम्ब को सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया जाता है। और अब अपने मिशन को फेल होता देखकर रियाज अपने अब्बू उमार को फोन लगाकर उन्हें मिशन फेल होने की खबर देता है, पर वह उनसे यह वादा करने को बोलता है कि ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। पर तभी वहां सिंघम आ जाता है और फोन अपने हाथ में लेकर वह यह बोलता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे वहां आ रहा हूं तुम्हारा किस्सा खत्म करने। तो हो ना हो रोहित शेट्टी ने हमें सिंघम 3 का हिंट यहीं पर दे दिया है। और इसके बाद से इन तीनों को तीनों ऑफिसर यानी कि सिंघम, सूर्यवंशी और संग्राम गोली मार देते हैं, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या आपकी कोई डिमांड है कि मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।